दोस्तों, आज आप सुनेंगे फेलुदा सीरीज की अगली कहानी, जिसका नाम है घुरघुटिया की घटना। ये नाम शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो घुरघुटिया शब्द है, ये असल में एक जगह का नाम है जो कि कलकत्ता में है। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी कहानी घुरघुटिया की घटना। ग्राम घुरघुटिया, पत्रालय पालसी, जिला नदिया, 3 नवंबर 1974। सेवा में श्री प्रदोष मित्तर। आपके कीर्ति कलापों के बारे में सुनने के बाद आपसे भेंट करने की इच्छा मेरे मन में जगी है। ये जरूर है कि इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। आपको आने के बाद उसका पता चलेगा। अगर आप 73 साल के एक वृद्ध के अनुरोध की रक्षा करने का कष्ट स्वीकार कर सकें तो बिना विलंब पत्र लिखकर सूचित करें। घुरघुटिया आने के लिए पलासी स्टेशन पर उतरकर आपको 5.5 मील दक्षिण की तरफ आना होगा। सियालदह से कई ट्रेनें यहाँ आती हैं। उनमें से 365 अप लालगोला पैसेंजर दोपहर 1:58 में खुलती है और शाम 6:11 में पलासी पहुँचती है। स्टेशन पर मेरी गाड़ी मौजूद रहेगी। रात में आप मेरे घर पर ही ठहरेंगे। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे ट्रेन पकड़कर वापस जा सकते हैं। आपका शुभेच्छु काले किंकर मजूमदार। चिट्ठी पढ़कर फेलुदा को वापस करते हुए मैंने कहा, पलासी का मतलब क्या वही पलासी जहां वो युद्ध हुआ था? फेलुदा ने कहा, अरे बंगाल में और कितने पलासी नाम के स्थान हैं। और हाँ, अगर तू ये सोचता है कि वहां बहुत सारे ऐतिहासिक चिन्ह होंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में जिस पलाश वन से पलासी नाम पड़ा था, उस पलाश वन का अब वहां एक भी पेड़ नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या तुम जा रहे हो? मैंने पूछा। अब एक बूढ़ा आदमी इस तरह से बुला रहा है तो जाना तो चाहिए। और फिर ये जानने का कौतूहल भी हो रहा है कि उनका उद्देश्य क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देहात में सर्दियों में सुबह शाम मैदान पर किस तरह धुआं जमा रहता है। क्या तूने देखा है? पेड़ों का सिर्फ तना और ऊपरी भाग ही दिखाई पड़ते हैं। शाम वहां पर अचानक उतर आती है और उसके बाद ही हड्डियों को कंपाने वाली ठंड पड़ने लगती है। ये सब देखे बड़े दिन हो गए। तो एक काम कर, तोप से एक पोस्ट कार्ड तो ला। चिट्ठी पहुंचने में 3-4 दिन लग सकते हैं। इसका हिसाब करने के बाद ही फेलुदा ने काले किंकर मजूमदार को तारीख की सूचना दी थी। हम उसी के अनुसार 365 अप लालगोला पैसेंजर में चढ़कर 12 नवंबर रविवार की शाम 6:30 बजे पलासी पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे से ही हमने धान के खेतों में एकाएक शाम को उतरते देखा। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो चारों तरफ रोशनी थी, हालांकि आकाश पूरे तौर पर अंधेरा नहीं हुआ था। टिकट कलेक्टर को टिकट देकर बाहर निकलने पर जिस गाड़ी पर हमारी नजर पड़ी वही मजूमदार साहब की गाड़ी थी। इस तरह की गाड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। ये कपड़े के हुड वाली गाड़ी थी। अम्बेसडर से 1.5 गुना लंबी अमेरिकन गाड़ी। नाम हॉप मोबिल। गाड़ी की बॉडी का रंग जहां तहां से उखड़ गया था। हुड के कपड़े पर 3 जगहों पर पैबंद लगे थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों गाड़ी को देखकर मन में एक ममता सी जागती थी। इस तरह की गाड़ी के साथ एक वर्दीधारी ड्राइवर बहुत ही फबता, लेकिन उसके स्थान पर जो व्यक्ति था वो एक मामूली धोती और सफेद कमीज पहने था। वो गाड़ी के अंदर पीठ टिकाए सिगरेट के कश ले रहा था। हमें आते देखकर सिगरेट फेंक कर खड़ा हो गया और बोला, आप लोग क्या मजूमदार साहब के घर जा रहे हैं? जी हाँ, हमें घुरघुटिया जाना है, फेलुदा ने कहा। आइए, कहकर ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। हम 40 बरसों की पुरानी गाड़ी के अंदर सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम घुरघुटिया की तरफ रवाना हो गए। रास्ता ठीक नहीं था, गाड़ी का स्टिंग भी पुराना था, इसलिए सफर आरामदेह नहीं था। फिर भी गाड़ी जब पलासी बाजार पार करके गांव के खुले रास्ते पर आई तो आंख और मन दोनों को ही एक साथ बड़ा आनंद महसूस हुआ। फेलुदा ने ठीक ही कहा था। धान से भरे खेतों के पार पेड़ पौधों से घिरे छोटे छोटे गांव नजर आ रहे थे और उनके आसपास धुएं के ढेर घटा की तरह जमीन से 8-10 हाथ ऊपर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ देखने से ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे सुंदर चित्र बिखरे पड़े हों। इस तरह की जगह में एक पुराने जमींदार की हवेली हो सकती है, इसका जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन 10-1 मिनट चलने के बाद रास्ते के दोनों किनारे के पेड़ पौधों को देखने पर पता चला कि हम जामुन और कटहल से भरे एक बगीचे से होकर गुजर रहे थे। एक जीर्ण मंदिर को पार कर चुकने के बाद
नौबत खाने के साथ एक सफेद फाटक दिख पड़ा। 3 बार हॉर्न बजाकर हमारी गाड़ी जैसे ही फाटक के अंदर पहुंची, हमें एक विशाल हवेली नजर आई। हवेली की हालत ऐसी थी कि वो जादूघर में रखने लायक हो गई थी। दीवारों में फफूंद लगी हुई, पूरे मकान का पलस्तर झड़ा हुआ और ईंटें जगह जगह से बाहर झांकती हुई। उन ईंटों में भी दरारें पड़ी हुई थी और उन दरारों में पेड़ पौधे उग आए थे। गाड़ी से उतरकर फेलुदा ने पूछा, इस तरफ बिजली नहीं है क्या? जी नहीं, 30 बरसों से सुन रहा हूं कि अब आई, लेकिन अभी तक आई नहीं है, ड्राइवर ने बताया। जहां हम खड़े थे वहां से ऊपर की तरफ ताकने पर 2 मंजिले की बहुत सी कोठरियों की खिड़कियां दिख पड़ी, लेकिन उनमें से किसी में भी रोशनी नहीं थी। दाहिनी तरफ एक छोटा कमरा था जिसमें एक लालटेन टिमटिमा रही थी। शायद माली या दरबान या उसी श्रेणी का कोई आदमी उस कमरे में रहता होगा। मैंने मन ही मन सोचा, ये फेलुदा भी बिना पता लगाए कैसी जगह में ले आए हैं। तभी एक लालटेन की रोशनी हवेली के मुख्य दरवाजे से आकर बाहर की जमीन पर पड़ी। उसके बाद एक बूढ़ा नौकर चौखट पर आकर खड़ा हुआ। इस बीच ड्राइवर गाड़ी को गैराज के अंदर ले जा चुका था। हम दोनों नौकर के पीछे हवेली के अंदर चल दिए। हवेली काफी लंबी चौड़ी जगह घेरे खड़ी है, ये हम अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन बाकी सारी चीजें छोटी छोटी थीं। दरवाजे बौने जैसे दिखते थे। खिड़कियां कलकत्ते के मामूली से मामूली घर की खिड़कियों की तुलना में आधी थीं। छत को एक तरह से हाथ से छुआ जा सकता था। फेलुदा से पूछने पर उन्होंने बताया कि 150-200 साल पहले बंगाल के जमींदारों की हवेलियां ऐसी ही हुआ करती थीं। लंबे बरामदे को पार करके हम दाहिनी तरफ मुड़े और सीढ़ियां तय करके जब हम ऊपर पहुंचे तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज पर हमारी नजर पड़ी। फेलुदा ने बताया, इसे चापा दरवाजा कहते हैं। डकैतों को रोक कर रखने के लिए इस तरह के दरवाजे बनते थे। इस दरवाजे को बंद करने से वो सीधे खड़ा नहीं रहता, मुड़कर सिर के ऊपर सीलिंग की तरह तिरछे होकर लेट जाता है। दरवाजे पर ये जो छेद देख रहे हो ना तौब से, इसमें बल्लम घुसाकर डाकुओं को भगाया जाता था। दरवाजा पार करने के बाद हमें एक लंबा बरामदा मिला जिसके परले सिरे पर आले पर एक दिया जल रहा था। उसी की बगल के एक दरवाजे से हम तीनों ने एक कमरे में प्रवेश किया। ये एक बड़ा कमरा था। अगर उसमें कुछ सामान होता तो वो और भी बड़ा प्रतीत होता। एक विशाल पलंग कमरे का करीब करीब आधा हिस्सा घेरे हुए था। उसके सिरहाने बाईं तरफ एक मेज और उसकी बगल में एक संदूक। इसके अलावा 3 कुर्सियां, एक साधारण अलमारी, बाईं तरफ एक मेज जिस पर फर्श से छत तक किताबें ठुसी हुई थी, उसकी बगल में एक संदूक। इसके अलावा कुर्सियां और पलंग पर कंबल ओढ़े एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। मेज पर रखी एक मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसी में हमने देखा कि सफेद दाढ़ी और मूंछों के बीच से वो हमारी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। काली किंकर मजूमदार ने हमें देखकर कहा, तुम लोग तो उम्र में मुझसे आधे से भी कम लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम ही कहूंगा। बैठो। मेरी चिट्ठी पाकर तुम्हें जरूर कौतूहल हुआ होगा। जी हाँ, ना होता तो हम इतनी दूर आते ही क्यों? फेलुदा ने कहा। हाँ, अच्छा है। अगर तुम ना आते तो मुझे वाकई दुख होता। इसके अलावा अपने एक पावने से तुम वंचित रह जाते। पता नहीं ये किताबें तुम्हारे पास हैं या नहीं। हमारी दृष्टि मेज की तरफ गई। मोमबत्ती के पास ही 4 मोटी मोटी किताबें रखी थीं। फेलुदा उठकर वहां गए और किताबों को उलट पुलट कर देखते हुए बोले, बाप रे, ये तो बहुत ही दुर्लभ किताबें हैं और हर एक किताब मेरे पेशे से संबंधित है। आप क्या किसी जमाने में? अरे नहीं नहीं, मजूमदार ने हंसकर उत्तर दिया, मैंने खुद कभी जासूसी नहीं की है। इसे तुम मेरी जवानी का एक शौक या हॉबी कह सकते हो। आज से 52 साल पहले हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को खबर दी गई। मैल्कम नाम के एक अंग्रेज जासूस ने खूनी को पकड़वा दिया। उसी मैल्कम से बातचीत करने के बाद मेरे मन में जासूसी के प्रति कौतूहल पैदा हुआ। मैंने उसी समय इन किताबों को खरीदा था। बस तभी जासूसी कहानियां पढ़ने का शौक पैदा हुआ। एमिल गैबेरियो का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वो एक फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने पहली जासूसी किताब लिखी थी। उनकी सारी किताबें मेरे पास हैं। इसके अलावा एडगर एलन पो और कॉनन डॉयल की तो हैं ही। जितनी भी किताबें मैंने खरीदी हैं, सब की सब 40 साल या उससे पहले की हैं। इन किताबों के अलावा मेरे पास कोई आधुनिक किताब नहीं है। ये जरूर है कि इस दिशा में आज काम काफी आगे बढ़ चुका है। बहुत से वैज्ञानिक उपायों का आविष्कार भी हो चुका है। और तब तुम्हारे बारे में जो कुछ सुन चुका हूँ उससे पता चलता है
कि तुम और जो कुछ भी तुमने किया है उसमें तुम्हें सफलता हासिल हुई है, और ये सब जानने सुनने के बाद ही मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। देखो मिस्टर मित्तर, मेरी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। जब चल बसूंगा तो इन किताबों की क्या हालत होगी पता नहीं। इसीलिए सोचा कि अगर मैं इनको तुम्हें सौंप दूं तो कम से कम तुम इन किताबों की कद्र करोगे। फेलुदा हैरानी से किताबों की तरफ देखते हुए बोले, ये सब क्या आपकी अपनी किताबें हैं? काली किंकर बाबू ने जवाब दिया, पूरे मजूमदार खानदान में सिर्फ मुझे ही किताबों का शौक था। इसके अलावा बहुत अलग अलग टॉपिक्स में भी मेरी रुचि थी। ये बात तो तुम समझ ही रहे होंगे। जी हाँ, फेलुदा ने कहा, इन किताबों में आर्कियोलॉजी की किताबें हैं, आर्ट और बागवानी से संबंधित इतिहास, जीवनियाँ, भ्रमण कहानियाँ, यहाँ तक कि थिएटर की किताबें भी मैं देख रहा हूँ। उनमें से कुछ तो नई जैसी लग रही हैं। क्या आप अब भी किताबें खरीदते हैं? हाँ, अभी भी खरीदता हूँ। राजेन नाम का मेरा एक मैनेजर नुमा आदमी है। उसे महीने में 2-3 बार कलकत्ता जाना पड़ता है। तब मैं उसे लिस्ट बनाकर दे देता हूँ। वो कॉलेज स्ट्रीट से ले आता है। फेलुदा ने मेज पर रखी किताबों की तरफ देखते हुए कहा, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं ये समझ में नहीं आ रहा है। काली किंकर बाबू ने कहा, अगर मैं इन किताबों को अपने हाथ से उठाकर तुम्हारे हाथों में दे सकता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मेरे दोनों हाथ नाकाम हो चुके हैं। हम दोनों ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उनके हाथ कंबल के अंदर थे, लेकिन इसका कोई खास कारण हो सकता है ये हम समझ नहीं पाए थे। उन्होंने आगे कहा, आर्थराइटिस का नाम सुना है, जिसे सरल हिंदी में गठियावात कहते हैं। बस वही है मुझे। हाथ की उंगलियों को अब इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। ये जरूर है कि मेरा लड़का अब कुछ दिनों से यहीं आकर रह रहा है, वरना मेरा नौकर गोकुल ही मुझे खिला पिला जाता था। तो वो चिट्ठी क्या आपके लड़के ने लिखी थी? नहीं, वो राजेन ने लिखी थी। जायदाद की देखभाल वही करता है। डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो बरहमपुर से जाकर बुला लाता है। पलासी में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। फेलुदा की नजर बीच बीच में कमरे के कोने में रखे हुए संदूक की तरफ जा रही थी। उन्होंने कहा, लगता है आपके इस संदूक में कोई खासियत है। मैं देख रहा हूं कि इसमें ताला चाबी का इंतजाम नहीं है। क्या ये कॉम्बिनेशन से खुलता है? काली किंकर बाबू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा विचार सही है। एक खास नंबर है, उसी के अनुसार नॉब को घुमाने से ये खुलता है। किसी जमाने में इन इलाकों में डाकू बहुत ही उत्पात मचाया करते थे। मेरे पुरखे भी डकैती करके जमींदार हुए थे। उसके बाद हम ही लोग डाकुओं के हाथ तकलीफ झेलने लगे। इसीलिए मन में विचार आया था कि ताले के बदले अगर कॉम्बिनेशन का उपयोग करूं तो खतरा नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने नौकर का नाम लेकर उसे पुकारा। बूढ़ा गोकुल तभी हाजिर हो गया। काली किंकर बाबू बोले, पिंजरे को जाकर ले आओ गोकुल। गोकुल कुछ सेकंडों के बाद पिंजरे सहित एक तोते को ले आया। मोमबत्ती की रोशनी में तोते की आंखें चमक रही थीं। काली किंकर बाबू ने तोते को देखते हुए कहा, बोलो त्रिनयन, त्रिनयन बोलो तो। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर तोता साफ साफ शब्दों में बोला, त्रिनयन, ओ त्रिनयन। मैं हैरानी में पड़ गया। किसी पक्षी को इस तरह इतना साफ बोलते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन बात यहीं आकर खत्म नहीं हुई। तोते ने उसके साथ और भी 2 शब्द जोड़ दिए, 1-2-0। फिर तोते ने पूरी बात साफ साफ कही, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 1-2-0, यानी त्रिनयन, ओ त्रिनयन, जरा सुस्ता लो। फेलुदा के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, ये त्रिनयन कौन है? काली किंकर बाबू ने एक ठहाका लगाया और बोले, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना ही बता रहा हूं कि ये जो कुछ कह रहा है वो एक क्लू है। तुम्हारे पास 12 घंटे का टाइम है। अब देखना ये है कि तुम इस क्लू को खोजकर निकाल सकते हो या नहीं। इतना बता देता हूं कि इस क्लू का रिश्ता मेरे संदूक से जुड़ा हुआ है। फेलुदा ने सवाल किया, तोते को ये संकेत सिखाने के पीछे क्या कोई उद्देश्य है? और अगर है तो क्या मैं वो बात जान सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। ये तो तुम जानते ही होगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिकतर लोगों की याददाश्त कमजोर होती जाती है। 3-1 साल पहले की बात है। मैं अचानक संदूक का कोड भूल गया। पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी मुझे वो नंबर याद नहीं आया। अंत में आधी रात में जाकर याद आया। नंबर मैंने कहीं लिख कर नहीं रखा था, क्योंकि कब कौन क्या साजिश कर बैठे कहा नहीं जा सकता।
इसीलिए मैंने सोचा था कि उसे दिमाग में ही रखना ठीक है। मेरे एक लड़के को उसका पता है, लेकिन वो बाहर ही रहता है। इसीलिए दूसरे दिन मैंने एक तोते का इंतजाम किया और नंबर को सांकेतिक रूप देकर यानी कोड में डालकर तोते को सिखा दिया। अब वो बीच बीच में उस कोड को बोल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह और पक्षी राधा किशन या महाराज भात दो कहते हैं। फेलुदा संदूक की तरफ देख रहे थे। अचानक उनके माथे पर बल पड़े और वो उठकर संदूक की तरफ चले गए। उसके बाद लौटकर मेज से उन्होंने मोमबत्ती उठा ली और दोबारा संदूक की तरफ गए। फिर उन्होंने उसके सामने के हिस्से की जांच करके कहा, लगता है आपके संदूक पर किसी ने ताकत का उपयोग किया है। शायद किसी ने इसका दरवाजा खोलने की कोशिश की है। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? जी हाँ, झाड़ू पोंछ करने से इस तरह का दाग नहीं पड़ सकता। क्या इस तरह की घटना घटी होने की कोई संभावना है? ये बात आप ही अच्छी तरह से बता सकते हैं काले किंकर बाबू। काले किंकर बाबू ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, घर पर आदमियों के नाम पर बस मैं, गोकुल, राजेन, मेरा ड्राइवर मणिलाल, महाराज और माली हैं। 5 दिन पहले मेरा लड़का विश्वनाथ आया है। वो कलकत्ते में रहता है, वहाँ बिजनेस करता है। मुझसे कोई खास संपर्क नहीं है। अब की बार मेरी बीमारी के बारे में सुनकर आया है। पिछले सोमवार को मैं अपने बगीचे की बेंच पर बैठा था। उठते ही आंखों के सामने अचानक अंधेरा घिर आया और मैं फिर से बेंच पर बैठ गया। राजेन ने पलासी से विश्वनाथ को फोन किया। वो दूसरे दिन डॉक्टर के साथ आया। लगता है हल्का सा दिल का दौरा आया था। तो क्या जीवन के बाकी दिन मुझे संशय में ही गुजारने होंगे? क्या मेरे कमरे में डाकू आकर मेरा संदूक तोड़ देगा? फेलुदा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, अरे हो सकता है मेरा संदेह गलत हो सकता है जब संदूक को शुरू में यहाँ बिठाया गया हो उसी समय वो खरोंच लग गई हो। दाग पुराना है या नया, ये बात मोमबत्ती की रोशनी में समझ नहीं आ रही है। कल सुबह एक बार फिर से देखूंगा। अच्छा, आपका नौकर तो विश्वासी है ना? गोकुल यहाँ करीब 30 साल से है। और राजेन बाबू? राजेन भी पुराना आदमी है, लगता तो विश्वासी ही है, लेकिन फिर भी आज जो विश्वासी है कल वो विश्वासघात नहीं करेगा, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। फेलुदा ने सिर हिलाकर हामी भरी और बोले, खैर गोकुल से कहिए जरा नजर रखा करे। वैसे मुझे लगता नहीं कि चिंता का कोई कारण है। ऐसा लगा जैसे काले किंकर बाबू काफी कुछ आश्वस्त हो गए। हम उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गोकुल तुम लोगों को कमरा दिखा देगा। रजाई, कंबल, तकिया, मच्छरदानी सबका इंतजाम है। विश्वनाथ बहरमपुर गया है, अभी अभी लौट आएगा। वो आ जाए तो तुम लोग खाना खा लेना। कल सवेरे जाने के पहले अगर चाहो तो मेरी गाड़ी लेकर आसपास का एक चक्कर लगा लेना। वैसे देखने लायक यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं। फेलुदा ने मेज पर से किताबें उठा लीं। गुड नाइट करने से पहले काले किंकर बाबू ने पहले की बात उनको एक बार फिर से याद दिला दी। अगर तुमने उसका हल खोज निकाला तो मैं तुम्हें गैबेरियो का सेट उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। गोकुल ने हमें बाहर ले जाकर हमारा कमरा दिखा दिया। वहां पहले से ही एक लालटेन रखी थी और सूटकेस और होल्डॉल भी कमरे के एक कोने में रखे थे। ये कमरा हालांकि काले किंकर बाबू के कमरे से छोटा था, लेकिन सामान कम रहने के कारण इसमें चलने फिरने लायक जगह ज्यादा थी। पलंग पर बैठते हुए फेलुदा ने पूछा, वो क्लू याद है तो अब से? त्रिनयन नाम तो मुझे याद था, लेकिन पूरे क्लू के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं हल कर पा रहा है ना? झोले से मेरी कॉपी निकालकर उसमें ये क्लू लिख ले। गैबेरियो की किताबों के लिए बड़ा लालच आ रहा है मन में, फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कॉपी पेंसिल निकालकर बैठ गया। फेलुदा बोलते गए और मैं लिखता गया, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 120। लिखने के बाद मुझे लगा कि ये एक बड़ा ही अजीब सा क्लू है। फेलुदा इसका हल कैसे निकालेंगे भला? फेलुदा बिस्तर से उतरकर खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। ये चांदनी रात थी, शायद पूनम की रात। मैं फेलुदा के पास जाकर खड़ा हो गया। ये हवेली का पिछला हिस्सा था। फेलुदा ने कहा, दाहिनी तरफ लगता है कुछ पोखर वोखर है। घने पेड़ पौधों के बीच से दूर पानी झिलमिलाता हुआ दिख रहा है। बाहर से लगातार झिंगुरों के बोलने की आवाज आ रही थी। फिर उनके साथ सियार की आवाज भी जुड़ गई। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। फेलुदा ने जैसे ही खिड़की के पल्लों को बंद किया, मोटर की आवाज हमारे कानों में आई। ये कोई दूसरी गाड़ी थी, ना कि वही विशाल पुरानी अमेरिकी गाड़ी। फेलुदा ने कहा, लगता है विश्वनाथ मजूमदार आ गए। इसका मतलब ये कि अब खाने का बुलावा आएगा।
हम दोनों को ही तेज भूख लगी थी, इसीलिए लगा कि खा पीकर अगर कंबल में घुस जाएं तो बड़ा ही अच्छा रहे। तभी मेरा इस बात पर ध्यान गया कि हम लोगों के कमरे में एक तस्वीर लगी थी और फेलुदा उसी की तरफ घूर रहे थे। वो फोटो नहीं बल्कि हाथ से बनाया हुआ चित्र था और आकार में खासा बड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो काले किंकर बाबू के किसी पुरखे की तस्वीर थी। चित्र में मौजूद व्यक्ति नंगे बदन कुर्सी पर बैठा था, मूछें पकी हुई, कंधे तक लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ही चौड़े कंधे। फेलुदा ने धीरे से कहा, ये शरीर मुदगर भांजा हुआ और कुश्ती खेला हुआ शरीर है। लगता है यही पहला डाकू जमींदार है। तभी बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी। हम दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। गोकुल बाहर एक लालटेन रख गया था। उसकी रोशनी से शुरू में कमरे के फर्श पर एक छाया पड़ी और फिर उसके बाद एक अजनबी चौखट के बाहर आकर खड़ा हो गया। फेलुदा ने उनसे पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं राजेन बाबू? उस आदमी ने जो काम से बैठे गले से कहा, छोटे बाबू लौट आए हैं, चावल परोसने को कह दिया है, गोकुल आकर आप लोगों के पास खबर पहुंचा जाएगा। इतना कहकर राजेन बाबू चले गए। मैंने फेलुदा से पूछा, ये किस चीज की गंध थी? तुझे पता नहीं चल रहा है क्या तौब से? नैफ्थलीन की। अभी अभी ट्रंक से गरम कुर्ता निकाला है इन्होंने। राजेन बाबू के पैरों की आवाज जब शून्य में खो गई तो मुझे फिर से यही लगने लगा कि हम एक सन्नाटे भरे माहौल में पहुंच गए हैं। इस तरह की जगह में इतने लंबे अरसे तक लोग कैसे रहते होंगे भला? मैं तो इस खंडर नुमा मकान में ज्यादा देर रह ही नहीं पाता कभी भी। काले किंकर बाबू ने खुद बताया कि कभी इस मकान में हत्या भी हो चुकी है। पता नहीं कौन से कमरे में हुई होगी वो हत्या। इस बीच फेलुदा लालटेन सहित मेज को खींचकर पलंग के पास ले आए थे। पलंग पर बैठकर उन्होंने कॉपी खोले संकेत पर सोचना शुरू कर दिया था। मैं दरवाजे से निकलकर बाहर के बरामदे में चला आया। तभी मेरा कलेजा कांप उठा। वो क्या चीज है? पता नहीं, बरामदे के दूसरी ओर कोई चीज हिली। वहां लालटेन की रोशनी अंधेरे में खो गई थी। दांत भींचे मैं थोड़ी देर अंधेरे में ताकता रहा। फिर पता चला कि वो एक बिल्ली थी। मामूली या सफेद बिल्ली नहीं, उसके बदन पर शेर की तरह धारियां थीं। बिल्ली कुछ देर मेरी तरफ अपलक ताकती रही, फिर एक उबासी लेकर दूसरी तरफ मुड़ी और नजाकत के साथ चलती हुई अंधेरे में गायब हो गई। उसके कुछ देर बाद ही तोते की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। फिर चुप्पी छा गई। पता नहीं विश्वनाथ बाबू का कमरा किधर था। वो 2 मंजिल पर रहते थे या 1 मंजिल पर? राजेन बाबू कहाँ रहते थे? हमें ऐसा कमरा क्यों दिया जहां से किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? थोड़ी देर यही सब सोचने के बाद मैं कमरे में लौट आया। फेलुदा अभी भी कॉपी लिए सोचने में तल्लीन थे। मैंने थोड़ा बेचैनी से कहा, ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? फेलुदा ने घड़ी की तरफ देखा और बोले, हाँ तू ठीक ही कह रहा है तौब से, 15 मिनट तो हो चुके। इतना कहकर वो फिर से अपनी कॉपी में खो गए। फेलुदा को जो किताबें मिली थीं मैंने उनको उलट पुलट कर देखा। एक पुस्तक उंगलियों की छाप से संबंधित थी, दूसरी का नाम था क्रिमिनोलॉजी और तीसरी का क्राइम एंड इट्स डिटेक्शन। चौथी किताब के नाम का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें काफी सारी तस्वीरें थीं। उसमें लगातार 10 पेजों तक सिर्फ अलग अलग तरह के पिस्तौल और बंदूकों की ही तस्वीरें थीं। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या फेलुदा अपना रिवॉल्वर साथ लेकर आए हैं? फिर ये याद आया कि फेलुदा यहाँ जासूसी करने थोड़े ही आए थे, और जब जासूसी की कोई जरूरत नहीं थी तो फिर रिवॉल्वर क्यों लेकर आते? किताबों को सूटकेस के अंदर रखकर मैं पलंग पर बैठने जा ही रहा था कि किसी अनपहचाने गले की आवाज आई और मेरा कलेजा फिर से धड़क उठा। इस बार जो आदमी आया उसे पहचानने में कोई असुविधा नहीं हुई। ये गोकुल, राजेन बाबू, ड्राइवर या रसोईया नहीं था, इसलिए साफ था कि वो विश्वनाथ बाबू के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने फेलुदा को नमस्कार करते हुए कहा, मुझे काफी देर हो गई, मेरा नाम विश्वनाथ मजूमदार है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। बाप से बेटे का चेहरा काफी कुछ मिलता जुलता था, खास तौर से आंख और नाक। इनकी उम्र 40 या 45 के करीब होगी। सिर के सारे बाल अभी तक काले थे, मूंछ या दाढ़ी नहीं थी, दोनों होंठ एकदम पतले। ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ये कहना मुश्किल है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उन्होंने हमें इतनी देर तक बिठा कर रखा, और दूसरा कारण कि हालांकि वो हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुराए थे, लेकिन मुझे वो मुस्कुराहट असली नहीं लगी, मानो वो हमें देखकर खुश नहीं है, हमारे चले जाने के बाद ही खुश होंगे।
फेलुदा और मैं उनके साथ सीधे रसोई घर में पहुंचे। मैंने सोचा था कि फर्श पर बैठकर खाना पड़ेगा, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल देखने को मिली। टेबल पर चांदी की थाली, कटोरे और गिलास सजे थे। जब हम अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो विश्वनाथ बाबू ने कहा, चाहे जाड़ा हो या गर्मी, मैं दोनों टाइम स्नान करने का आदी हूँ, इसी कारण थोड़ी देर हो गई। उनके बदन से कीमती साबुन की गंध आ रही है, इसका पता मुझे पहले ही चल चुका था। अब लग रहा था सेंट भी लगा कर आए थे। इसमें शक नहीं कि भले आदमी काफी शौकीन थे। सफेद रेशमी कपड़े की कमीज पर गाढ़े हरे रंग का बिना बाह वाला कार्डिगन था और उसके साथ ही स्लेटी रंग की टेरिलिन की पैंट। कटोरे से दबे भात को फैलाकर मैंने उसे केले के फूल की सब्जी के साथ खाना शुरू कर दिया। थाली के चारों तरफ सजी कटोरियों में 3 तरह की सब्जियां, मूंग की दाल और रोहू मछली का शोरबा था। विश्वनाथ बाबू ने पूछा, बाबूजी से आपकी बातचीत हुई थी? जी हाँ, हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत ही शर्मिंदगी में डाल दिया है। किताबों का उपहार देकर? जी हाँ। आजकल बाजार में अगर ये पुस्तकें उपलब्ध होती तो उनकी कीमत कम से कम 500-700 रुपये तो होती ही। विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए कहा, ये जानकर कि उन्होंने आपको बुलाया है, मैंने बाबूजी को बहुत फटकारा था। शहर के आदमी को इस घनघोर देहात में बुलाकर कष्ट देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फेलुदा ने उनका विरोध करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मजूमदार? यहाँ आने से तो हमारा बड़ा उपकार हुआ है, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। विश्वनाथ बाबू ने कहा, अरे इन 4 दिनों के दरमियान ही मेरा तो जी उब गया है। बाबूजी लगातार इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहते आए हैं पता नहीं। क्या वो बिल्कुल बाहर नहीं जाते? अरे बाहर की तो छोड़िए मिस्टर मित्तर, वो तो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी उसी अंधेरी कोठरी में पलंग पर लेटे रहते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार कुछ देर के लिए बगीचे में जाकर बैठते हैं। अब तबीयत खराब रहने के कारण ये सिलसिला भी बंद हो गया है। आप और कितने दिनों तक रुकेंगे विश्वनाथ बाबू? मैं तो कल ही चला जाऊंगा। बाबूजी के लिए तत्काल कोई खतरे की बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग भी 8:30 बजे वाली ट्रेन से वापस जा रहे हैं? जी हाँ। बस तो फिर आप लोगों के जाते ही मैं भी रवाना हो जाऊंगा। फेलुदा ने भात में दाल डालते हुए कहा, आपके पिताजी में तो कई तरह के शौक देखने को मिले। आप क्या 100% बिजनेसमैन हैं? हाँ साहब, काम धाम करने के बाद आज के जमाने में कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होती। विश्वनाथ बाबू से विदा लेकर जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो 9:30 बज चुके थे। मैंने फेलुदा से कहा, बत्तियों को दूसरी तरफ रख कर अगर लेटूं तो तुम्हें कोई आपत्ति है? क्यों, क्या बात है? अरे वो इसलिए फेलुदा कि जब आंखें खुले तो इस डाकू बाबू पर नजर ना पड़े। फेलुदा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सोने से पहले फेलुदा ने लालटेन की रोशनी कम कर दी। मुझे झपकी आ रही थी, लेकिन फेलुदा के मुंह से कुछ अंग्रेजी शब्द सुनकर मैं इतना हैरान हुआ कि मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। मैंने साफ साफ सुना कि फेलुदा कह रहे थे, देयर वॉज अ ब्राउन क्रो। ब्राउन क्रो? कौआ भी कहीं भूरे रंग का होता है? ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हो फेलुदा? लगता है गैबेरियो की किताबें हमें मिल जाएंगी तौब से। क्या वाकई? हल ढूंढ लिया तुमने? अरे बड़ा ही आसान है तौब से। हमारे मुल्क में आकर अंग्रेज लोगों ने जब शुरू में हिंदी सीखनी शुरू की तो उच्चारण की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ तरीके निकाले थे। देयर वॉज अ ब्राउन क्रो, इस वाक्य से भूरे कौए का कोई संबंध नहीं था। असल में यहाँ साहब बेरे से दरवाजा बंद करने को कह रहा है। दरवाजा बंद करो। ये त्रिनयन वाला मामला भी काफी कुछ इसी तरह का है। शुरू में त्रिनयन को 3 सोचकर बार बार पछाड़ खा रहा था। वो कैसे फेलुदा? मैं भी उसे 3 ही सोच रहा था। अरे नहीं तौब से, 3 नहीं है। देख, त्रिनयन, यहाँ 3 है और नयन 9 है, दोनों मिलाकर 39। त्रिनयन ओ त्रिनयन हुआ 39 ओ 39। यहाँ ओ का अर्थ है 0 यानी 0। तो फिर 120 का मतलब? मैंने पूछा। राइट टू 0 पानी की तरह साफ है, इसलिए पूरी संख्या है 390392 अब आया समझ में? चल अब जाकर सो जा। मन ही मन फेलुदा की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए मैं आंखें बंद करने जा ही रहा था कि बरामदे से पैरों की आहट आई। ये राजेन बाबू थे। इतनी रात में उन्हें क्या जरूरत पड़ गई भला? आकर उन्होंने पूछा,
छोटे बाबू ने पूछवाया है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है या नहीं। जी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सब ठीक है। वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आंख बंद करने के समय पता चला खिड़की की झिलमिल से आती हुई चांदनी अचानक मंदी पड़ गई। दूर से बादलों के गरजने की आवाज आने लगी। उसके बाद न जाने कहां से 2 बार बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आवाज आई। सुबह नींद टूटने पर देखा फेलुदा कमरे की खिड़कियां खोल रहे थे। वो बोले, कल रात बारिश हुई थी, इसका तुझे पता नहीं चला था? रात को चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल तो बादलों का नामो निशान भी नहीं था। झिलमिलाती हुई धूप तैर रही थी। मेरे उठने के आधे घंटे बाद ही बूढ़ा गोकुल आकर चाय दे गया। फेलुदा ने उससे पूछा, काली किंकर बाबू सोकर उठ गए हैं? ये सुनकर वो फटी फटी आंखों से उनकी तरफ ताकने लगा। फिर जब उन्होंने दोबारा पूछा तो उसने सिर हिलाकर हामी भरी और कमरे से बाहर चला गया। हम 7:30 बजे काली किंकर बाबू के कमरे के अंदर पहुंचे। वो कल ही की तरह कंबल के नीचे बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी बगल की खिड़की से धूप आती थी, इसीलिए शायद उन्होंने उसे बंद रखा था। सुबह के वक्त भी कमरे में काफी अंधेरा था। वहां जितनी भी रोशनी थी वो बरामदे के दरवाजे से होकर आ रही थी। इस समय पहली बार हमारे ध्यान में ये बात आई कि कमरे की दीवार पर काली किंकर बाबू का एक मढ़ा हुआ फोटोग्राफ था। ये तस्वीर काफी पहले की ली गई होगी, क्योंकि तब उनकी दाढ़ी मूछें पकी हुई नहीं थी। हमें देखकर उन्होंने कहा, गैबेरियो की किताबें मैंने पहले से ही निकाल कर रख दी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कामयाब होगे ही। फेलुदा ने कहा, कोशिश तो की है, कामयाब हुआ या नहीं ये आप बताइए। 3939 राइट टू 0। ठीक है, शाबाश जासूस। ये लो, इन किताबों को अपनी झोली के अंदर रख लो और दिन की रोशनी में एक बार संदूक के दागों को ठीक से देख लेना। वैसे मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसके कारण कोई चिंता की बात है। फेलुदा ने किताबों को अपनी झोली में रख लिया। तुम लोग चाय पी चुके हो ना? जी हाँ। ठीक है, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो गाड़ी बाहर रखे हुए है, तुम लोगों को स्टेशन पहुंचा देगा। विश्वनाथ तो सवेरे ही चला गया है। उसने कहा कि अगर वो 10 बजते बजते कलकत्ता पहुंच जाए तो उसे सुविधा होगी। राजेन बाजार गया हुआ है। गोकुल तुम लोगों का सारा सामान गाड़ी पर रख देगा। क्या तुम लोग स्टेशन जाने के पहले थोड़ा बहुत घूमना चाहते हो? जी नहीं, फेलुदा ने कहा। मैं सोच रहा हूँ कि 10:30 बजे की ट्रेन का इंतजार करने के बजाय अगर हम अभी निकल जाएं तो हो सकता है 372 डाउन मिल जाए। ठीक है, तुम जैसे शहरी लोगों को मैं देहात में कैदी बनाकर नहीं रखना चाहता, लेकिन हाँ, तुम्हारे आने पर मुझे बेहद खुशी हुई है और ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ। पिछली रात की बारिश से भीगे रास्ते से गाड़ी में बैठे हुए हम पलासी स्टेशन की तरफ चल दिए। मैं भीगे हुए धान के खेतों का दृश्य देख रहा था कि फेलुदा ने ड्राइवर से सवाल किया, स्टेशन जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? जी नहीं, मणिलाल ड्राइवर ने कहा। फेलुदा का चेहरा गंभीर हो गया। रास्ते में क्योंकि कीचड़ था, इसलिए स्टेशन पहुंचने में 10 की जगह 15 मिनट लग गए। सारा सामान उतारकर हमने गाड़ी छोड़ दी, लेकिन फेलुदा टिकट घर की तरफ नहीं गए। सामान को स्टेशन मास्टर के पास रखकर वो फिर से बाहर निकल गए। रास्ते में साइकिल रिक्शों की कतार खड़ी थी। एक रिक्शे वाले के पास जाकर फेलुदा ने पूछा, बता सकते हो भैया कि यहाँ कोतवाली कहाँ पर है? जी हाँ, बता सकता हूँ हुजूर। तो चलो, थोड़ी जल्दी है। रिक्शा पें पे करके हॉर्न बजाता हुआ भीड़ से निकलकर 5 मिनट के अंदर ही कोतवाली पहुंच गया। फेलुदा की ख्याति यहाँ तक पहुंच चुकी थी, इसका पता हमें तब चला जब फेलुदा के द्वारा अपना परिचय बतलाते ही सब इंस्पेक्टर मिस्टर सरकार ने उन्हें पहचान लिया। फेलुदा ने उनसे पूछा, घुरघुटिया के काली किंकर मजूमदार के बारे में आपको क्या जानकारी है? कृपया बताने का कष्ट करें। सरकार की पेशानी पर लकीरें उभर आईं। काली किंकर मजूमदार? वो तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं साहब। उनके बारे में कभी कोई बदनामी सुनने को नहीं मिली है। और उनका लड़का विश्वनाथ, क्या वो यहीं रहता है? जी नहीं, ज्यादातर तो कलकत्ते में ही रहता है। लेकिन बात क्या है मिस्टर मित्तर? आपको एक बार अपनी जीप लेकर मेरे साथ चलना होगा इंस्पेक्टर। ये संगीन मामला लगता है। कीचड़ भरे रास्ते पर उछलती हुई जीप घुरघुटिया की तरफ दौड़ने लगी। फेलुदा ने घोर उत्तेजना के बीच सिर्फ एक बार जबान खोली, हालांकि उनकी बात मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सका। आर्थराइटिस, संदूक का दाग, डिनर में देरी, राजेन बाबू की रूंधी हुई आवाज और नेफ्थलीन, सब कुछ एक सिलसिला सा लग रहा है तोप से। मजूमदार के मकान पर पहुंचने पर
पहले पहले जिस चीज ने मुझे हैरानी में डाल दिया वो थी काले रंग की एक एम्बेसडर कार। ये फाटक के बाहर ही खड़ी थी। निस्संदेह ये विश्वनाथ बाबू की गाड़ी थी। जीप से उतरते हुए फेलुदा ने कहा, ध्यान से देखो, अभी तक गाड़ी में कीचड़ नहीं लगा है। ये गाड़ी अभी बाहर निकली है। शायद वो आदमी विश्वनाथ बाबू का ड्राइवर था। इस आदमी को हमने इससे पहले नहीं देखा था। वो हमें देखकर घबरा गया और मुंह लटकाकर फाटक के किनारे पत्थर की तरह खड़ा हो गया। फेलुदा ने उससे पूछा, तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो? जी हाँ। विश्वनाथ बाबू हैं? उसे झिझकते देखकर फेलुदा ने इंतजार नहीं किया और सीधे घर के अंदर घुस गए। उनके पीछे कोतवाल, मैं और एक कांस्टेबल। सीढ़ियां चढ़कर दौड़ते हुए हम काली किंकर बाबू के कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था। बिस्तर पर वही कंबल पड़ा हुआ। बाकी जितनी चीजें थीं उसी तरह थीं, लेकिन मालिक नहीं था। सर्वनाश, फेलुदा के मुंह से निकला। वो संदूक की तरफ देख रहे थे। संदूक खुला हुआ था। साफ पता चल रहा था कि उससे बहुत कुछ बाहर निकाल लिया गया था। दरवाजे के बाहर गोकुल आकर खड़ा हो गया। वो थरथर कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। फेलुदा ने उछलकर उसे पकड़ लिया और पूछा, विश्वनाथ बाबू कहाँ हैं? वो पिछले दरवाजे से भाग गए। जरा जाकर देखिए तो मिस्टर सरकार। कोतवाल और कांस्टेबल उनकी तलाश में निकल पड़े। फेलुदा ने जोरों से गोकुल के कंधे झकझोरते हुए कहा, सुनो गोकुल, जरा भी झूठ बोलोगे तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ, काली किंकर बाबू कहाँ हैं? गोकुल की आंखों की पुतलियां जैसे बाहर निकल आई हूं। हुजूर, हुजूर, उनकी हत्या कर डाली है। किसने? छोटे बाबू ने। कब? छोटे बाबू जिस दिन आए उसी रात में। बाप बेटे में झड़प हुई थी। छोटे बाबू ने संदूक के नंबर के बारे में पूछा। मालिक ने कहा, मेरे तोते को मालूम है, उसी से जान लेना, मैं नहीं बताऊंगा। उसके कुछ पल बाद छोटे बाबू और उनके ड्राइवर ने मिलकर मालिक की लाश को पीछे के तालाब के पानी में फेंक दिया। गले में पत्थर बांधकर, जान का भय दिखाकर उन्होंने मेरी भी जबान बंद कर दी। समझ गया। राजेन बाबू नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं है, यही बात है ना? जी वो थे, लेकिन 2 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। अब फेलुदा और मैं नीचे की तरफ भागे। सीढ़ियां उतरकर बाएं मुड़ते ही बगीचे में जाने का रास्ता मिलता है। बाहर निकलते ही मिस्टर सरकार की चिल्लाहट कानों में आई, भागने की कोशिश मत करना मिस्टर मजूमदार, मेरे हाथ में पिस्तौल है। ठीक उसी पल पानी में कूदने की एक आवाज आई और उसके साथ ही पिस्तौल की आवाज। हम दोनों पेड़ पौधों को पार करते झाड़ियों को फलांगते आगे बढ़े और देखा मिस्टर सरकार हमारी तरफ पीठ किए हाथ में पिस्तौल लिए खड़े थे। इमली के पेड़ के बाद ही वो तालाब था जिसे कल हम देख चुके थे। उसके पानी का अधिकतर हिस्सा जलकुंभी से ढका हुआ था। मिस्टर सरकार ने हमें बताया, वो पहले ही कूद चुका था। तैरना नहीं जानता है गिरीश, खींचकर बाहर निकाल सकते हो या नहीं? कांस्टेबल गिरीश आखिरकार विश्वनाथ बाबू को खींचकर बाहर ले आया। अब छोटे बाबू की हालत उसी तोते जैसी थी। वो पिंजरे में बंद थे। संदूक से रुपया पैसा गहना जो कुछ भी निकाला था वो सब बरामद हो चुका था। ये बात सही थी कि वो बिजनेस करते थे, लेकिन जुआ वगैरह बहुत सी बुरी आदतें पाल रखी थी। हाल में लिए कर्ज को चुकाने में उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। फेलुदा ने कहा, काली किंकर बाबू से मिलने के करीब 20 मिनट बाद आए राजेन बाबू, और राजेन बाबू के जाने के करीब आधा घंटे बाद विश्वनाथ बाबू से हमारी मुलाकात हुई। तीनों आदमी एक साथ एक बार भी दिखाई नहीं पड़े। इसी बात पर सोचने के बाद पहली बार मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि 3 आदमी हैं भी कि नहीं, या कि एक ही आदमी बारी बारी से तीनों रोल निभा रहा है। फिर एक्टिंग की किताबों की बातें मुझे याद हो आईं। तो क्या किसी जमाने में विश्वनाथ बाबू को थिएटर का शौक रहा था? अगर वो छद्म वेश धारण करने में एक्सपर्ट हों, एक्टिंग करना जानते हों, तो इस तरह के अंधेरे मकान में हम लोगों को बेवकूफ बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। अपना हाथ उनको कंबल के नीचे छिपा कर रखना पड़ा था। वो इसलिए कि मेकअप करके किस तरह 73 साल के बूढ़े का हाथ बनाया जाता है, ये कला उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा ये संदेह पक्का तब हुआ जब देखा कि कीचड़ पर विश्वनाथ की गाड़ी के टायरों के निशान नहीं हैं। मैंने सवाल किया, तो तुम्हें यहाँ आने के लिए पत्र किसने लिखा था? फेलुदा ने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं कि पत्र काली किंकर बाबू ने ही लिखा था। विश्वनाथ बाबू को इस बात का पता चल गया। उन्होंने हमें आने से इसलिए नहीं रोका
कि मेरी बुद्धि की सहायता से उन्हें क्लू के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। आखिरकार हमें 10 बजे वाली ही गाड़ी पकड़नी पड़ी। रवाना होने से पहले फेलुदा ने अपने सूटकेस और झोली से 8 किताबें निकालकर मुझे दी और बोले, एक खूनी के हाथ से गिफ्ट लेने की मुझे कोई लालसा नहीं है तौब से। इनको जाकर बुक शेल्फ की खाली जगह में रख दो। जब मैं किताबें रखकर काली किंकर बाबू के कमरे से बाहर निकल रहा था, तोता तब भी बोल रहा था, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 120। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।